कि इस समाज में, इंडियन समाज में एक बड़ा कलंक लगा दिया कि ये बच्चा पागल है। एज अ पेरेंट मैं कहती हूँ पेरेंट से बड़ा थेरेपिस्ट कोई नहीं हो सकता। एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत मतलबी होते हैं, लेकिन ये आपको जेन्युइनली एक अनकंडीशनल लव देते हैं। पेरेंट का कितना रोल, इसमें 80% का आपके हिसाब से पेरेंट का रोल है या नहीं है? पेरेंट का मेरे हिसाब से 100% रोल है। मतलब मेरे को एक जुनून चढ़ गया था कि किसी तरीके से इस बच्चे को मेरे को ठीक करना है, क्योंकि मेरी थेरेपिस्ट ने सबसे पहली बात मुझे ये बोली थी, ठीक उसको नहीं, ठीक आपको होना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई बगान में या तूफान में या चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और इस वीडियो से कुछ लर्निंग ले रहा होगा। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं। जैसे हमारी एक फेरिस चल रही साइकोलॉजिस्ट की, जिसमें मेंटल अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। मैम से मिलते हैं, डॉक्टर ज्योत्सना बातो मैम। थैंक सो मच मैम फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम चाइल्ड साइकोलॉजी में है, मैम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, तो मैम समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जर्नी क्रिएट की और किस तरह साइकोलॉजी में है और किस तरह आपकी हेल्प हो पाएगी। तो ध्यान से अपनी पेटी बांध के ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा और उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है? और अपने कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो मैम, तो अभी हम बात करने वाले थे चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जी। एज अ मदर, आपका एक पर्सनल वाई है, आपने स्पेशल चाइल्ड पे काम करना शुरू किया, कैसे वो जर्नी रही, क्यों स्टार्ट किया और क्या क्या चीज़ें आपके बीच में आई? अपनी जर्नी बताइए प्लीज़ मैम। देखिए राहुल जी, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जर्नी वाई से ही स्टार्ट होती है हमारी। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है कि हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने पढ़ाई की, मेरे को अच्छी लगी ये पढ़ना। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, एक नॉर्मल बुटीक चलाती थी। हाउसवाइफ नहीं कहूँगी, मैं अपने आप को एक बुटीक चलाती थी। एंड मेरी डॉटर, जब सेकंड चाइल्ड है मेरा वो, तो डॉटर जब पैदा हुई तो 1.5 मंथ के बाद मेरे को पता लगने लगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वही घर में नेग्लिजेंस, इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं घर वालों की, बड़े जैसे कहते हैं कि नहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते करते 1-1.5 साल ऐसे बीतता चला गया। लेकिन मुझे लग रहा था एज अ मदर, एक गिल्ट होता है अंदर कि नहीं, बच्चे को कुछ ना कुछ तो है जो उसको दिक्कत दे रहा है, उसको सुनने की प्रॉब्लम मुझे लगा था उस समय है। मैंने अपने फादर से बात करने की कोशिश की, हस्बैंड से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑल इन वेन, कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को। सबको लगता था कि जो हम एक इंडियन समाज में हम कहते हैं ना कि वहम, ओवर प्रोटेक्टिवनेस एक मदर की, या ज़्यादा सोचती है, या पिक्चर ज़्यादा तूने देख ली। और करते करते ऐसे डॉक्टरों के पास हमने जाना शुरू किया, किसी तरीके से कन्विंस कराया मैंने फिर अपने हस्बैंड को। किसी तरीके से कन्विंस पर रोकना चाहूँगा, ये किसी तरीके से कन्विंस करने में हमने बहुत आसानी से बोल दिया। तो किसी तरीके में बहुत सारे स्ट्रगल आए होंगे आपके, किसी तरीके में आपके बहुत सारे मतलब पेन हुआ हो समझाने में कि ये भी कुछ वजह है, करवानी ज़रूरी है, कर जाइए। तो ये पेन जो लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं स्पेशल चाइल्ड्स के, तो वो पेन बहुत बड़ा है वहाँ तक पहुँचाने में कि एटलीस्ट कम से कम दिखा लो। तो वो भी बड़ा एक ना स्ट्रगल होता है, एक फाइट होती है, बहुत बड़ी फाइट होती है। पहले तो कन्विंस कराना कि अच्छा किसी बहाने से डॉक्टर के पास ले जाओ, जैसे हम पीडियाट्रिक्स के पास जाते हैं, उनको जाके अपनी प्ली रखी कि डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है मेरे बच्चे के साथ। तो डॉक्टर ने चेक वेक किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको कुछ वहम नहीं है, क्योंकि ईयर का फॉर्मेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, देखो बच्चा सुन भी लगेगा, ऐसा आपको वहम है। चलो ठीक है। लेकिन एज अ मदर एक गट फीलिंग रहती थी कि नहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सारा दिन उस बच्चे के साथ थी। तो एक वो कहते हैं ना, शक का एक बीच में जब आ जाता है तो आपको वो वहम का वो बड़ा बनता चला जाता है। तो किसी एक दिन अपने बेटी को चुपचाप बड़े बेटे को लेके साथ में, छोटा था वो भी, और ऑडियोलॉजिस्ट के पास चली गई। वहाँ जाके जब देखा कि वहाँ हेयरिंग में उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको, लेकिन आप इसके लिए बेरा टेस्ट कराना पड़ेगा आपको। तो फिर वो रिपोर्ट्स लेके मैं घर आई और बहुत डांट पड़ी मेरे को कि किस बात पे चले गए, जब तुम्हें मना किया था, अपनी मारते हो, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन वही एक एजुकेटेड पर्सन, पढ़ी लिखी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कन्विंस नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे बेस्ट चाहिए था अपने बच्चे के लिए। फिर अपने हस्बैंड को मना के कैसे करके अपने फादर से मनाया, वो एक प्रिंसिपल थे स्कूल के, वो थोड़ा सा समझ रहे थे इस चीज़ को, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो एक बार या बड़े हॉस्पिटल में जाके चेक करा लेते हैं। तो हम गंगाराम लेके गए और वहाँ बेरा टेस्ट वगैरह कराया। तो बेरा टेस्ट में आ गया कि उसको हेयरिंग लॉस है। लाइफ एंड हो जाती है वहाँ पे एज अ पेरेंट, क्योंकि आपके ना जब बच्चा पैदा होता है तो आपकी बहुत उम्मीदें होती हैं उसके साथ, ऐसे रखेंगे, वैसे रखेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, अच्छा इसको इस स्कूल में डालना है, हमने उस स्कूल में डालना है।
प्लानिंग हमारी शुरू से शुरू हो जाती है उस बच्चे के लिए। आने से पहले जब अंदर होता है उसमें तभी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब निकला तब आजकल 2-2 बच्चे, 1-1 बच्चे हैं, तो हर कोई पेरेंट बड़ा ही इस चीज को लेके ना बेस्ट से बेस्ट देना चाहता है। पहले हमारे पेरेंट्स भी देना चाहते थे, लेकिन वो अपने तरीके का देते थे। अब जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ शुरू हो गई है, तो आपको और बेस्ट चाहिए अपने बच्चों के लिए कि अच्छे से स्कूल में डालूंगी, रोड क्लोज वहां पे आके एज अ पेरेंट मैं समझ रही हूँ कि रोड क्लोज लगती है, हम लोगों को लगता है डेड एंड, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ये तो नया चीज है। हेयरिंग लॉस घर में किसी को नहीं था। अब हेयरिंग लॉस का मतलब गूंगा बहरा जो बोलते थे हम पुराने जमाने में, डेफ एंड डेफ एंड म्यूट रहेगा, अरे ये बात ही नहीं कर पाएगी, अरे इसको समझेगा कौन, कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन शुरू हो गए। स्पीच थेरेपी बहुत पुरानी चीज थी, वे बैक इन 2002 में बहुत रेयर लोग जाते थे थेरेपिस्ट के पास। बिल्कुल। सो 2003 की बात मैं बता रही हूँ आपको। सो 2003 में जब अपनी बेटी को थेरेपिस्ट के लिए, थेरेपिस्ट ही नहीं समझ आते थे कि कौन से होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, क्योंकि एज अ पेरेंट हमें चाहिए हम बेस्ट दें अपने बच्चे को। Obviously. तो वो बेस्ट कैसे देंगे, आप तो जाके ट्राई करेंगे किसी हेयरिंग एड वाले। अब ये भी नहीं पता था कि हेयरिंग एड लगेगा, अब वो दुनिया देखेगी, कैसे उसको समझेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस, और सिर्फ रोना रोना और रोना। एज अ लेडी थोड़ा कहते हैं ना वीक हार्टेड आदमी, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हम बना रखा है आजकल, हम मेंटल हेल्थ में मेंस के ऊपर भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टैबू आज भी है कि लेडी है तो वो रोती होगी सिर्फ। अरे रो रो के बस आपको रोना इसलिए कि मेरी बच्ची और उसकी जीवन हमने बहुत से स्टॉप करी, इसलिए रोना होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि एज अ पेरेंट आपको ये लगता है कि आपने कोई कमी की थी, आपने प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं रखा, आपने कुछ गलती कर दी, तभी ये बच्चा ऐसा आपका पैदा हो गया। एज अ पेरेंट हम ये बहुत क्वेश्चन अपने ऊपर, मैम जब अपनी बात की नहीं आपने कमी की थी, तो ये आई बिलीव आपकी वजह से नहीं है कि आपके आसपास जो घर में लोग हैं उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया हुआ था कि शायद आप टीवी देखते थे, आप पिक्चर देखते थे, आप फोन चलाते थे। उस टाइम तो आप बता फोन भी नहीं थे, पर आप उस टाइम स्क्रीन का इस्तेमाल करते थे, उस टाइम आप फालतू बैठे रहते थे, उस टाइम आप कुछ और सोचते थे, तो वो सारी गलती हम मदर पे डाल देते हैं। हम वो कहते हैं ना, एक छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं, ब्लेम गेम करना बहुत आसान होता है, तो हम ब्लेम अपने पे करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बेचारा, अरे भाई मैंने गलती कर दी, लाइफ उसकी खराब कर दी मैंने, और फिर वहां से थेरेपिस्ट के पास लेके जाना, और वो वाई से करते करते, लेकिन वो मैं एक बात बताऊं, लाइफ वाज हर्डल वाली थी, इट वाज नॉट अ वेरी स्मूथ पैची, जिसको हम बोलेंगे ना बिल्कुल स्मूथ रोड नहीं थी, पैची रोड्स थी, बट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ लर्निंग हैज गिवन इन दैट। उस बच्चे के साथ रह रह के बहुत कुछ हमने सीखा एज अ फैमिली, एज अ डॉक्टर मैंने बहुत कुछ सीखा, एज अ मदर मैंने बहुत कुछ सीखा, और शायद बहुत लोगों को भी सिखाया इस चीज़ को लेके कि ये नेवर एंडिंग जर्नी नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। इट इज़ द वे यू सी, आप देखना कैसे चाहते हो उसको, और अगर आप उसको अच्छे से देखना चाहते हो, सी एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, हर एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। अब वो पहलू को आप किस तरीके से अंदाज में लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ बहुत इजी नहीं थी, उस बच्चे के लिए भी नहीं, हमारी फैमिली के लिए भी नहीं, और लोगों के आसपास एनवायरनमेंट के लिए भी नहीं था, बट इवेंचुअली धीरे धीरे करके उस चीज़ को सीखना शुरू किया, थेरेपिस्ट के पास गए, नॉर्मल स्कूल्स में गए। उस टाइम में थेरेपिस्ट हम अभी तक इसकी अवेयरनेस नहीं है, आपने पीडियाट्रिक्स जो बात की उन्होंने साफ मना कर दिया था। बिल्कुल, इसकी अवेयरनेस आज भी कम है। आज भी मैं जैसे काम करती हूँ स्पेशल बच्चों के बीच में, मैं पिछले 14-15 साल से काम कर रही हूँ, आज भी बिग क्वेश्चन जब पेरेंट्स को पता लगता है ना कि बच्चे को प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला उनको क्वेश्चन होता है ये ठीक कब हो जाएगा। वो ठीक का आज भी एक्सेप्टेंस यही है, एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि ये ठीक हो जाए हमारा बच्चा, जिस पोजीशन पे है ना वो एक नॉर्मल आपके मेरे जैसा बात करने लायक बन जाए, चाहे उसको ऑटिज्म है, चाहे उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे उसको हेयरिंग लॉस है, चाहे उसको विजन लॉस है, चाहे कोई भी XYZ उसको डिफिकल्टी है लाइफ के अंदर, वो एक नॉर्मल आपके मेरे जैसा नॉर्मल चलने लायक बन जाए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जाए, ताकि हम उसको प्रेजेंट कर सकें सोसाइटी के अंदर ठीक है कि ये बच्चा मेरा ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन ना पूछे आके अरे इसको क्या हुआ। वो क्वेश्चन से एज अ पेरेंट हम डरते हैं, हम वो जवाब ही नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे पास खुद आंसर नहीं होता, क्योंकि हम खुद से क्लैरिफाइड नहीं है उन आंसरों के लिए। जब हम खुद से क्लैरिफाइड नहीं होंगे ना, तो आप दूसरे को क्लैरिटी कभी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। ये क्लैरिटी आपने एज अ पेरेंट खुद को पहले देनी है।
कि एक कमी है बच्चे के अंदर, वो कमी शायद आपके मेरे अंदर बहुत लोगों के अंदर हो सकती है, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट करना जरूरी है। लेट कम इन द पॉइंट कि आपने फिर उस वजह से आपने फिर अब साइकोलॉजी फील्ड में आए आप। जी, उसके बाद मेरे को मेरी थेरेपिस्ट, वो कहते हैं ना कई बार आपको एक तिनके का सारा एक छोटी सी रे ऑफ होप नजर आती है। तो मेरी थेरेपिस्ट जो मेरी बेटी को लेती थी उस समय डॉक्टर, उन्होंने मुझे थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, मैं एज अ थेरेपिस्ट, यूजुअली क्या होता है कि राहुल जी हमारे यहाँ पे ना हम मदर्स ही जाती हैं थेरेपी सेंटर, फादर्स का एक वो बना हुआ है कि आपके हमारे यहाँ नहीं, मतलब आई हैव अ सेंटर नेम इज मूल थेरेपी, जिसमें मैं फाउंडर हूँ और मेरा सेंटर इसी चीज़ का है, सिर्फ सारी चीज़ें, सारे स्पेशल बच्चे हमारे यहाँ पर आते हैं। हाँ जी, आपने जो बात की है तब नहीं, अभी तक 99.9% मदर्स ही आती है। हाँ जी, डेली मदर्स ही आती हैं। तो ये थेरेपी सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है। सी, ये बच्चा सिर्फ अकेला नहीं सीखने आ रहा कि आपने, जैसे हम बोलते हैं ना, एक वर्कशॉप पे लाके गाड़ी खड़ी कर दी जी, अब आप ठीक करो, नहीं, ये पार्ट आपको एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली समझना है हम लोग। तो जब मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि आप क्यों नहीं आते इस फील्ड के अंदर, क्योंकि जैसे जो भी वो ट्रेनिंग देती थी, देखिए थेरेपी होती है आपके भी सेंटर में होती है 45 मिनट्स की, अब वो गाइडेंस हम पेरेंट्स को देते हैं कि आपने ये घर जाके, होम बेस्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे, आपने ये घर जाके करना है। लेकिन अगर हम एज अ पेरेंट वो घर में काम ही ना करें तो बच्चे की प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगी और ना के बराबर होगी। ये आप भी जानते हैं, हम सब जो इस फील्ड में काम करते हैं हर कोई जानता है इस चीज को। तो जब वो थेरेपी के लिए मुझे बोला जाता था तो मैं उसको दिन रात वो थेरेपी के साथ अपने प्रैक्टिस करती थी। जैसे मुझे याद है, उसने एक ब्लैक कलर सीखना था हम लोगों ने शुरुआत में, तो मैंने अपने घर में अपने बेटे को, अपनी सिस्टर इन लॉ को और मेरी फैमिली में जितने हम बंदे थे, हम सब ने 4 दिन के लिए ब्लैक कलर ही पहना। अच्छा। मैंने आसपास ब्लैक ब्लैक ब्लैक, मतलब वो मेरे को एक जुनून चढ़ गया था कि किसी तरीके से इस बच्चे को मेरे को ठीक करना है, क्योंकि मेरी थेरेपिस्ट ने सबसे पहली बात मुझे ये बोली थी कि ठीक उसको नहीं, ठीक आपको होना है। वाह, मैं इस पर रुकना चाहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स आते हैं ना, जो हमने बात कही कि दे आर नॉट अ गाड़ी और रोबोट्स और समथिंग एल्स, जो कि आप हमने सर्विस करके डाल दी कि जी गाड़ी ले ली, आप सर्विस करो, साफ सफाई कर दो, ये गाड़ी नहीं है। दे आर चिल्ड्रन, लिविंग बीइंग है और आपका ही पार्ट है। तो हमें बड़ा 1.5 साल लगे समझाने में हमारे पेरेंट्स को कि ये आप हो, आपका बच्चा नहीं है। आप 80% हो, बच्चा 20% है। बिल्कुल। आपकी एनर्जी बच्चे से अटैच होती है। आप एंगर में, गुस्से में, परेशानी में और बच्चे को कुछ सिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो उस बच्चे की जो थेरेपी करके जाएगा यहाँ से, उसको 0.1% मिलेगा, बस वही भूल जाएगा। और आप बोलते रहोगे कि भैया हम थेरेपी तो करा रहे हैं, सर्विसिंग करा रहे हैं, मगर अच्छी नहीं मिल रही, बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा। बिल्कुल। देखिए, जब हम एक स्कूल में जाता है बच्चा, नर्सरी क्लास में जाता है, हम रेगुलर एक, जिसको कहते हैं ना, एक इंक्लूसिव सेटअप ना हो, एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल होता है हम लोगों का, उसमें भी नर्सरी में जब जाता है बच्चा, उसको हम अल्फ़ाबेट्स बच्चे सिखाना शुरू करते हैं, टीचर्स सिखाना शुरू करते हैं, ABCD, वो राइम से सिखाएंगे, अलग अलग तरीके से सिखाएंगी, और फिर वो घर में मम्मी भी सिखाती हैं। वो क्यों सिखाती हैं? क्योंकि हमारा बच्चा इमीडिएटली, कई बार प्रॉम्प्ट होता है, वो रिस्पॉन्स करता है। तो एज अ पेरेंट हमें बड़ी एंथुजियास्ट लगता है, अरे मेरा बच्चा बोलना शुरू किया, आज वो A फॉर एप्पल बता रहा है, B फॉर बॉल बता रहा है। लेकिन जब हमारे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है, उनको हैंड होल्डिंग की ज्यादा जरूरत होती है। तो वहां पे आके पेरेंट्स जो होते हैं वो डिसहार्टेंड हो जाते हैं। क्यों? एक तो वो मेंटली इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज थे, कुछ फैमिली से ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे इसका, स्पेशल इसने ये एक इसका बच्चा जो है ना, एक वो जिसको कहते हैं अरे यार उसका बच्चा दिमाग से पागल है। ये सब चीजें भी हमारे को एक आम फैमिलीज में सुनने को मिलती हैं, शायद बहुत एजुकेटेड में नहीं मिलेंगी, तो नीचे थोड़ा सा वर्क होता है। इस अटेंशन डालना चाहूंगा इस लाइन पे कि इस समाज में, इंडियन समाज में एक बड़ा कलंक लगा दिया कि ये बच्चा पागल है, ये इस बच्चे को आता नहीं, मतलब ये, मतलब कहीं कुछ तो भूतवाद भी कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि इसको कुछ आत्मा आई हुई, भूत आए हो, ये किसी पिछले जन्म में कर्म थे, ये था वो था, और बच्चा पागल है। तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को आपने पागल घोषित कर दिया। उसको हमने ना जानने की कोशिश नहीं की है कि अरे चलो नेक्स्ट, अब हो गया, एक प्रॉब्लम आ गई, बुखार आता है तो हम सब जाते हैं, हमें पता है फिजिशियन के पास जाना है, हमें 5 दिन की एंटीबायोटिक खानी है और उसी से हम ठीक होंगे। उसके अंदर हम झाड़ फूक या कुछ कराने तो नहीं जाते ना।
तो हम जाते हैं, लेकिन अपने स्पेशल बच्चे को एक स्पेशल स्कूल में लेके जाना, एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना, एक स्पेशल एजुकेटर के पास लेके जाना आज भी एक बहुत बड़ा टैबू है कि इनके पास जाके ये थेरेपी कराना, क्या कराते हैं वो 45 मिनट्स बैठ के क्या करा रहे हैं, एप्पल को बार बार वहीं तो रखवा रहे हैं, अरे ये तो क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा, इससे क्या फर्क तो पड़ ही नहीं रहा उस बच्चे के अंदर। यही बोला जाता है ना कि उस बच्चे के लिए कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, अरे मैडम ये तो कुछ करता ही नहीं है, घर जाके करता नहीं। अगर आप बताइए राहुल जी, अगर आज आपने एक ग्रीन कलर पहना है, कोई जरूरी तो नहीं है कि आप हर बारी यही ग्रीन कलर पहनोगे, आपका जिस दिन मन नहीं करेगा आप दूसरा कलर भी उठाएंगे। आज आपको अगर किसी चीज को काम करने का ऐसे मन है तो जरूरी नहीं है आप हर रोज वैसे ही काम करते चले जाएंगे, अलग तरीका होता। तो इसी तरीके से हमारे इन बच्चों के साथ भी अगर एक तरीका काम नहीं आ रहा तो शायद उसको करने के 2-4 और तरीके होंगे। अब वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना किसका काम है? हमारा काम है, थेरेपिस्ट भी काम, थेरेपिस्ट एज अ पेरेंट। आप मैं कहती हूँ पेरेंट से बड़ा थेरेपिस्ट कोई नहीं हो सकता। हम तो एक फैसिलिटेटर, एक गाइडलाइन देते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट जो 24 घंटे उस बच्चे के साथ रहता है उसको आदतें बहुत पता है। माँ को पता लग जाता है कि बच्चा रो कब रहा है, क्यों रो रहा है, उसके पेट में दर्द है, उसके सर में दर्द है, ये माँ को ही पता लगता है। ये एज अ मदर फादर हम लोगों को पता लगता है। तो कैसे आपको पता नहीं लगेगा एज अ पेरेंट कि ये बच्चा ऐसे नहीं सीख रहा? अरे वो ऐसे नहीं सीख रहा तो ऐसे सिखाने की कोशिश कीजिए ना, कोशिश तो कीजिए। क्योंकि हमें एक वो कहते हैं ना, एक भेड़ चाल लगाई हुई है कि अच्छा ऐसे ही करना है। अब तो पढ़ाने का तरीका डिफरेंट हो चुका है, तो इन बच्चों को भी पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, सिर्फ आपको ढूंढना है वो कैसे है। तो मैम इससे पहले भी जो क्वेश्चन में बीच में आया, बच्चों को पागल कहा जाता है, इसमें एक बात है कि आपने कहा कि बच्चे को ठीक कर दो जी। पहली बात कि ये असलियत में पागलपन है, ये क्या है? ऑटिज्म, अगर हम लेट से ऑटिज्म ले लिया हमने, हियरिंग डिले ले लिया, कुछ भी स्पेशल चाइल्ड के लिए ये होता क्या है? ये क्या स्पेशल क्यों हो जाते हैं? ये देखिए, ये स्पेशल एक टर्म हमारे देश बना रखा है हम लोगों ने, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स क्यों हम कहते हैं स्पेशल नीड्स? की उसकी ज़रूरत शायद आम इंसान से ज़्यादा है। मैंने आपको बोला कि ये टेबल पे पानी का ग्लास रख दो, आपकी विजन, आपकी ऑडिटरी, आपकी काइनेस्टिक, आपकी विजुअल लर्निंग बिल्कुल परफेक्ट है, आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो आप इमीडिएटली मेरी बात को सुनेंगे और उठा के आप रख देंगे। लेकिन इन्हीं बच्चों के साथ हमें एक चीज़ को तोड़ तोड़ के कई बार बोलना पड़ता है, बेटा ये पानी का ग्लास उठाओ, ये उठा के वहां रख दो। तो आपने अपनी लर्निंग को तोड़ के बोला, एक जो आपने कम्युनिकेशन था उसको आपने बाइफिकेट करके बोला, ठीक है। तो इसीलिए उस बच्चे के साथ हमारे को ज्यादा टाइम लगा। तो वो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि वो एक स्पेशल अटेंशन मांगते हैं आपसे। स्पेशल अटेंशन इन अ सेंस कि कोई चीज, जैसे एक नॉर्मल एक भीड़ में खड़ा हुआ बच्चा, उसको स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, इन बच्चों को स्पेशल अटेंशन चाहिए क्योंकि ये फिर भीड़ में खो जाएंगे और ये अपना रास्ता खुद से नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, हैंड होल्डिंग थोड़ी देर के लिए ज्यादा हमें शायद चाहिए होती है इनके लिए, ये नहीं कि जिंदगी भर के लिए, लेकिन हैंड होल्डिंग एज अ पेरेंट, मेरे ख्याल से मेरा बेटा 27 साल का है, लेकिन फिर भी एक हैंड होल्डिंग एज अ पेरेंट हम देते ही हैं उसको, कोई एक वो करने के लिए कि अच्छा बेटा इसको ऐसे डिसीजन लेना है। इन बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत रहती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक स्पेशल, लेकिन ये पागल नहीं है। Exactly. मैं इनको बिल्कुल पागल नहीं कहूंगी, शायद हमसे ज्यादा समझदार, और कई चीजों में जिसमें इमोशंस, हम कहते हैं हम बहुत मतलबी लोग हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत मतलबी होते हैं, लेकिन ये आपको जेन्युइनली एक अनकंडीशनल लव देते हैं। मैं एक स्पेशल स्कूल में, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो मैं एक स्पेशल स्कूल में जॉब करती थी। वहाँ पे ज्यादा ऑटिज्म और म्यूट बच्चे आते थे, मतलब नॉन वर्बल ऑटिज्म वाले बच्चे थे वहाँ पे। आई बिलीव कि मैं जब उधर जाती थी, राहुल जी आप मानेंगे कि मैं जितनी मर्जी अपसेट होके जाती थी, वो बच्चे मुझे कोई ना कोई रीजन दे देते थे खुश होने का, क्योंकि वो आके मेरे अपीयरेंस को इतना अपने इशारों से ही बता देते थे कि आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, गले लगाना। तो वो चीज जो है ना, तो मैं इनको कहीं से पागल, तो ये पागल इंसान तो कर ही नहीं पाता। आप और मैं शायद इतने अपने भीड़ भाड़ की जिंदगी में इतने बिजी हैं कि एक दूसरे का एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं आज की डेट में, और ये बच्चे आपको बिना कहे भी एक्नॉलेज करेंगे, आप इनको एक्नॉलेज करो या ना करो। तो मुझे लगता है दे हैव अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड, इनके पास एक बहुत सुंदर सा जीवन है। पार्ट बन के देखिए,
सब कुछ है इनके पास, समझ और बात करने का तरीका, हर चीज है इनके पास। अभी ये मूवी आई सितारे जमीन पे आई थी, हाँ जी, तो उसमें कहा था कि आपका नॉर्मल है, मेरा नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। हम नॉर्मल की डेफिशिएंसी क्या है, नॉर्मल किसने ये वर्ड दिया ना, एक डिक्शनरी में वर्ड आ गया तो वो नॉर्मल है। मेरे हिसाब से तो वो भी नॉर्मल है। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं, वो एक हियरिंग लॉस वाला बच्चा है एंड हियरिंग एड्स लगाती है, कॉलेज क्रॉस आउट कर चुकी है, शायद मेरे से ज्यादा बेटर है वो चीजों के अंदर। मैं इसको रोकना चाहूंगा, मैम की हियरिंग मतलब लॉस उनकी थी, कॉलेज क्रॉस भी कर चुके, हाँ जी, विद थेरेपीज उन्होंने कॉलेज भी क्रॉस कर दिया, बिल्कुल विद थेरेपीज इन्होंने क्या बोलते हैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, बिल्कुल विद थेरेपीज वो पागलपन का टैग निकाल दिया। बिल्कुल। तो दैट मीन्स दैट शोज कि आपकी पर्सनल लाइफ से कि विद थेरेपीज आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी और वो जीवन जी सकता है एज पर योर नॉर्मल। बिल्कुल एज पर योर नॉर्मल। शी हैज बीन स्टडिंग इन अ वेरी नॉर्मल स्कूल, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड स्कूल। कोई स्पेशल विंग में नहीं बैठी वो आज तक। कोई ऐसे हम बोले ना कि उसको सेग्रीगेट कर दिया हो। वो नॉर्मल फ्रेंड्स है, वो नॉर्मल फोन चलाती है, वो नॉर्मल बात करती है, वो नॉर्मल मेट्रो में ट्रेवल करती है। और हर्डल्स जैसे मैंने बोला, हर मोड़ पे आते हैं, वो हर बच्चे को आते हैं। मैंने जब पीएचडी की होगी, क्या मुझे हर्डल्स नहीं आए होंगे? मेरे को भी बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे। स्मूथ पेव कभी भी नहीं होता हमारे लाइफ के। आप यहाँ से अगर ड्राइव करके आए हैं 10 बार ही आपको रेड लाइट रास्ते में आई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हर्डल ही है ना एक लाइफ में। अरे मेरे को कहीं जल्दी पहुंचना था लेकिन मैं पहुंचने में लेट हो गया, तो वो हर्डल तो हर किसी की लाइफ में होते हैं। इट इज द वे ऑफ लुकिंग एट इट। एग्जैक्टली। बस इससे मुझे अभी याद आता है, अभी हमें जिससे हमें काउंसलिंग चलती है हमारी, और हमारे जो सेंटर पर लोग आते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके फादर्स, उनके फैमिली क्या एक उन्होंने एक स्टिग्मा लगा रखा है कि दूसरा बच्चा कर लो, इस अगर नहीं हुआ दूसरा बच्चा कर लो, और कोई गलती होगी तो परेशानी होगी, तो दे डिप्राइव्ड अ लॉट टू द फीमेल इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में इसकी नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स को तक नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज तक अगर नॉर्मल डॉक्टर एमबीबीएस पे जाओ तो उनको आइडिया नहीं है, दे विल से कि नॉर्मल है जी, कोई बात नहीं है, छोटा बच्चा ऐसे बड़ा होता है। और माता पिता, सास और ससुर जी बोलते हैं अरे आपको बच्चे पालने नहीं आते, बिल्कुल करते करते ऐसे मैंने डायलॉग सुने, मेरे डायलॉग नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पालने नहीं आते आपको। और आपने मूवी देखी थी बहुत सारी, आपने इंटरनेट चलाया था, कोविड में जितने बच्चे ऐसे हुए सबका नाम लगा दिया, आपने फोन चलाया था। हाँ, बिल्कुल सबका नाम लगा दिया कि आप कुछ और पूरे दिन फोन में लगे रहते थे। अब मैम तो कोविड में थी नहीं, मैम तो उस जमाने की थी। तो इट इज़ नॉट फोन। और फीमेल की लाइफ को इतना स्ट्रगल बना दिया है अभी तक कि वो ना जा पाए ना आ पाए, टेस्ट भी ना करा पाए। वो तो कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो लड़के, मुझे लगता है 10% लोग आते हैं सामने, लड़ाई करते हैं और अपनी थेरेपीज लेते हैं। वरना कहीं को पता है, एक मैम है, दीप्ति मैम है, सॉरी मैं नाम ले लिया, शायद वो भी सुनेंगे अभी। वो बाहर चली गई है विदेश में। क्यों? एक इंसिडेंस हुआ, वो दुकान पे गई, मैंने अपने सारे पेरेंट्स को बता रखा है, जो इतने हमारे पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर, वो अब शॉप पे भोपाल में रहती हैं वो। ओके। भोपाल में जगह है देवास, एक जगह है, तो वहाँ गई, पास में शॉप पे गई, उनका बच्चा था, स्पेशल नीड का था, वो शायद ADHD ऑटिज्म मिक्स था। वो बच्चा गया तो परचून वाले अंकल जी कहते हैं कि बच्चे को ये है तो आप क्या करो ना, राजस्थान जाके वहाँ पर एक चिड़िया का पानी झूठा पिला दो उनको, ठीक हो जाएगा। आपका बच्चा पागल हो रखा है, वो ठीक हो जाएगा। लाइक दिस, उसकी मदर पे क्या बीती होगी। बिल्कुल ये बात सही है राहुल जी। मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरी बेटी जब हियरिंग एड, हम छोटे होते उसको दुकान पे लेके जाते, तो तब वो BTE वाला हियरिंग एड आता था जो कि नजर आता है, ठीक है। तो मेरी बेटी यूजुअली अपने बाल ना खोल के रखती थी, दिखे ना, बिकॉज ऑफ द पीपल, एक स्टिग्मा जिसको हम कहते हैं ना कि अरे लोग क्यों वो लोगों ने ही सिखाया है कि ये क्या है पूछना बार बार उससे। तो एक बहुत एल्डरली आंटी केमिस्ट की शॉप पे मेरे सामने खड़ी थी, तो कहती है ये इसने क्या लगाया है, शौक से लगाया हुआ है, मतलब दीज वर द क्वेश्चंस जो मजे में, ये मजे में लगाया हुआ है। एज अ पेरेंट बहुत कुछ उठता है दिमाग में। एज अ पेरेंट तो आप जवाब दे सकते हो, वो बच्चा जो जवाब नहीं दे सकता उसके दिल पे कितनी उस समय बीतती होगी जब उसको इस चीज का वो ध्यान। तभी शायद हाइड करना भी हमने ही सिखाया ना, एज अ जनरल पब्लिक सिखाया कि बाल खुले रखोगे तो नॉर्मल दिखोगे, क्योंकि लोगों ने बताया कि ये नॉर्मल नहीं है जो आपने पहना है, जो आपने पहना है ये अब नॉर्मल चीज है, क्योंकि ये हमारे समाज ने दिखाया।
जबकि ये एक पार्ट है। क्या हम चश्मा लगाते हुए कभी सोचते हैं एक बार अरे चश्मा क्यों लगा रखा है? उसकी एक्सेप्टेंस हम लोगों ने शुरू से रखी हुई है। बुजुर्ग इंसान है, वो लाठी पकड़ के चलता है, क्रचेस में चलता है, तो वो एक्सेप्टेंस हमने रखी हुई है। लेकिन अगर हेयरिंग एड लगा दिया, या वो एक मेट्रो में बैठा हुआ बच्चा क्लैपिंग कर रहा है, जो हम ऑटिज्म वाले बच्चों में देख लेते हैं, तो उसको लोग घूर घूर के देखते हैं। क्यों देखते हैं? वो उसका नॉर्मल है ना, वो उसको एंजॉयमेंट मिल रहा है, या उसके ऊपर हाँ उसको बेचारा फील कराएंगे, बोले हाई इसकी बड़ी अभागी है, इसको ऐसा ऐसा हो गया वैसा हाँ, मतलब पेरेंट पे ऊपर क्या बीतती होगी, बेचारे वो पेरेंट्स को ऐसे देखेंगे। क्यों पिटी करना, क्यों बेचारी गर करना? आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या टैलेंट उस बच्चे के अंदर हिडन है। एक बार हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश तो करें, शायद होगा। तो शायद मैंने जैसे बताया कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड मेरी डॉटर है, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है जो चीजों को संभालने का टैलेंट उस लड़की। कोई एग्जांपल है आपके पास इस चीज का? कोई जिस आपने देखो बहुत एक्सट्रीम टैलेंट हमने देखे हैं एग्जांपल, आई वांट फ्रॉम यू कि एग्जांपल, एक्सट्रीम एग्जांपल जिसमें उनकी हाई टैलेंट हो। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं अगर ड्रेसअप हुई, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा सा ड्रेसअप हो गई, उसके हिसाब से मैं फेल ड्रेसअप हूँ। अच्छा मैं बिल्कुल फेल ड्रेसअप हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करती है, एक नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट भी उसने पहनी है, तो वो उसको इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करके लेके जाएगी किसी के सामने। अगर उसने अपना हेयर स्टाइल भी बनाना है, द वे शी विल टॉक टू यू, आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि अगर इसके अंदर बाइफिकेटेड स्पीच है उसकी, इन अ सेंस कि एक डिस्टॉर्टेड स्पीच है, वो क्लियर नहीं बोल पाती है, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत रहते हैं, लेकिन अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। मेट्रो पे जब वो ट्रेवल करती है तो मुझे बताती है कि ये स्टेशन के बाद अब ये स्टेशन आएगा, आपने ऐसे उतरना है, यहाँ से आपने टिकट लेनी है, जो कि टॉट मैंने शायद किया था उस टाइम पे। तो यू फील रियली प्राउड ऑफ इट, और मुझे कई चीजें उसी से मैं सीखती हूँ। मैं आज भी डेट में अगर मैं तैयार होकर कहीं निकलती हूँ तो मैं पहले उससे वेरिफिकेशन लेती हूँ कि एम आई लुकिंग गुड। मैं ही नहीं लेती, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, जो भी हमारी फैमिली में आते हैं, तो कहेंगे उससे पूछ लो, वो अच्छे से बताएगी इस चीज को, बिकॉज शी नोज इट। उसने BFA किया, जो आर्ट उसका है, मैं तो एक लाइन शेड ड्रॉ नहीं कर सकती, और वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है। आपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया, अपने घर के बता दिया आपने। सो और बाकी बच्चों के लिए, आई हैड अ स्टूडेंट इन ऑटिज्म था, उसको वर्बल ऑटिज्म था, जो वो बच्चा मुझे बताता था। मैं जिस स्कूल में एज अ स्पेशल एजुकेटर जॉब करती थी, तो मुझे पंजाबी नहीं पढ़नी आती है, तो कैन यू बिलीव, जब हम एग्जाम लेते थे तो पंजाबी का टेस्ट होता था, एज अ स्पेशल एजुकेटर हम एक्स्ट्रा टाइम देते, तो मैं उस बच्चे के साथ बैठ के दिलवाती थी, क्योंकि वो पंजाबी में इतना वेलवर्स था, वो एक एक वर्ड मुझे समझाता था, मैम ये ऐसे लिखा है, और उसकी हैंड राइटिंग, आई हैव अ वेरी बैड हैंड राइटिंग, एज वो कहते हैं ना डॉक्टर्स की राइटिंग बहुत गंदी है, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, और उसकी वो ऐसा लगता था जैसे मोती पे रोता है। अच्छा। एंड दैट बॉय इज नाउ डूइंग BCom। वहां पे भी पेरेंट्स ने बहुत एक्सेप्टेंस इज द ओनली वर्ड, राहुल जी, मैं ये बोलूंगी, एक्सेप्ट द वे योर चाइल्ड। हम यहीं तक आ रहे हैं इसलिए क्योंकि जो हर्डल्स आपने बताया कि हर्डल्स और स्टेप और फाइट हमने बताई, और हमने मतलब पागल की बात की है, पागल नहीं, इनको नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल है, उसको एक स्पेशल लीड की, उनको तरीके की जरूरत है, जिसको आप मेंटेन करा के आपके बच्चे को बता रही है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, आपके बच्चे को बता रही है कि यहाँ जाओ ऐसे जाओ, आपके बच्चे को बता रही है कि ये पोर्ट्रे करूँगा। आई विल फ्यू एग्जाम्पल, एक तो मैं अपनी बताता हूँ। मेरे जो सेंटर में एक बच्ची आती है, मैं एक बच्चा आता था, उसका नाम मैं अभी लेना भी चाहूँगा। बच्चा आया था, उसको जब वो ऑटिज्म का था, उसको 6 महीने की उम्र में, जब 6 महीने का था उम्र में, फादर ने बोल दिया था फलाने लोगों से, गुलाटी जी से 500 रुपये लेने, अपने मदर से बात कर रहे होंगे। वो बच्चा जब 2 साल का, 1.5 साल, 3 साल का हुआ, तो उसको तब तक याद था कि मुझे फलाने लोग से इतने रुपए लेने। बचपन में उसको बोल दिया दिल्ली में ये जगह जाना है, इस वाले पे ये खाना है, उसको याद था। 5 साल अभी तक याद है। उसको बोल दिया कि इस जगह हम गए थे, जितनी उसकी मेमोरीज, अभी वो 8, 9, 10 साल का हो चुका है वो, जितनी मेमोरीज बचपन में सारी थी सब क्रिस्प याद है कि हम यहाँ गए थे, हमने इतने रुपए दिए थे, इतने चिल्लर लिए थे, उसने मुझसे ये बोला, उसने ये किया, सब कुछ याद है उनको। अब आप बताइए राहुल जी, आपको याद है कि आपने कल क्या खाया था? Exactly. तो फिर कौन स्पेशल ना? मैं तो फिर वो स्पेशल अगर है तो फिर वो डिफरेंट लेवल का स्पेशल है, कि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। कल को बोलने लगे कि भाई तुम्हारी मेमोरी तो बहुत बेकार है, हाँ? तुम्हारी गधी मेमोरी, बिल्कुल तुम्हें पता ही नहीं कुछ। तो अब कैसे एग्जांपल ले? सेकंड एग्जांपल मैं देखूं, एक अभी यूएस में हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऑटिज्म चाइल्ड था, उसे यूएस के ऊपर ले गए, हेलीकॉप्टर पर ले गए, उसको घुमाया पूरी तरीके से, दिखाया, उसको फिर 1-1.5 2 घंटे नीचे बिठा लिया, उसे एक कैनवस दे दिया,
उसने एग्जैक्टली ड्रॉ कर दिया कौन क्या खड़ा है, इवन कुत्ता बैठा हुआ है पोटी सुसु कर रहा है वो तक दिखा दिया उसने, आदमी चल रहा आदमी का हाथ ऐसा है वो दिखा दिया उसने, कोई गाड़ी जा रही वो दिखा दी, बोले नंबर छूट गए उसके, नंबर भी दिखा देता है वो, कौन सी कलर की गाड़ी कैसे सब दिखा दी, इतने इतने एरिया का। उसको 2-3-4 घंटे दिए हुए थे, उसने एग्जैक्टली ड्रॉ कर दिया वैसा। तो फिर उसका विजुअल और वो चीज हम लोगों कितनी से strong है? शायद इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम तो शायद, अब मैं गाड़ी कहाँ पार्क करके आई हूँ शायद मुझे याद भी नहीं है, मुझे भी बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ गाड़ी पार्क की थी। उस पर्सन ने 3 घंटे में याद भी कर लिया और एग्जैक्ट बता दी कि पर्सन कहाँ खड़ा था कैसे खड़ा था, इतनी बड़ी जगह पे। बिल्कुल आई थिंक 5 किलोमीटर जगह होगी। तो जैसे मैं तो थेरेपिस्ट नहीं हूँ बट आई हैव सीन ऑब्जर्वेशन, मैं संभालता हूँ चीज़ों को। अब जैसे मैंने मुझे इस पर करेक्ट करना बताना, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि इन बच्चों की जो एनर्जीज डाइवर्टेड है, हमारी एनर्जीज मान के चलो हमारे कम्युनिकेशन में 5 है, सोशल में 5 है और चलने फिरने में 5 है और IQ में 5 है, मतलब डाइवर्टेड हो। बिल्कुल बिल्कुल। इन बच्चों की मेमोरी में 10 है, कम्युनिकेशन में 2 है। मैं कहते हैं IQ में 20 है, कम्युनिकेशन में 1 है। तो इट जस्ट अ डाइवर्जन ऑफ एनर्जीज आई बिलीव। बिल्कुल आई एग्री विद यू बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि एनर्जीज को चैनलाइज कौन हमें बताया गया है, क्योंकि हमारा अब अपना ब्रेन भी इसमें काम कर रहा है, इनको आपको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग देनी पड़ती है, बताना पड़ता है। शायद कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम के लिए बताना है, कईयों को लाइफ लॉन्ग बताना पड़ता है, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी हार्म इन दैट। वो एक हार्म नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर इनकी एनर्जी को हम चैनलाइज करें तो ये आपके और मेरे जैसे बिल्कुल वैसे बिहेव कर सकते हैं जैसे हमारा नॉर्मल है, हम कहते हैं। दोबारा बोलेंगे इनको, अगर इनकी एनर्जी को चैनलाइज करा जाए, बिल्कुल तो प्लीज आप रिपीट कीजिए प्लीज। ये हम इनकी एनर्जी को अगर राहुल जी हम चैनलाइज करें तो ये आपके और मेरे जैसे नॉर्मल, जो लोग कहते हैं हम नॉर्मल हैं, उनके हिसाब से शायद हम नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग सी ब्यूटीफुल लाइफ है जो मैं कहती हूँ दे हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड एंड जेन्युइन है। एज अ पेरेंट मैं बोलती हूँ, हर पेरेंट्स के लिए की सीख देना चाहती हूँ कि तो पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं, ये लाइन को पकड़ लेना, बांध लेना और लिख लेना, बार बार परेशान नहीं होना कि ये पागलपन नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो सकता है और बढ़िया हो सकता है, और आप उनकी एनर्जी चैनलाइज कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मेरा आता है, क्या राजस्थान के एक तालाब के छोटे से पानी को पी के बच्चा ऑटिज्म ठीक कर सकता है, या थेरेपी इज द ऑप्शन? व्हाट इज योर टेक? फॉर मी थेरेपी इज द ओनली ऑप्शन। हाउ? वो क्या क्या करता है? पानी पी के अगर हम ठीक हो सकते होते तो हमारी सारी बीमारियां ठीक कर लेते। वो एक बिलीव है हमारा, ठीक है ना। वो एज अ पेरेंट अब बिलीफ सिस्टम में चले जाते। अरे एज अ पेरेंट हम चाहते हैं ना, जैसे मेरे को भी किसी ने, बहुत लोगों ने बोला होगा कि अरे ये प्रॉब्लम आई है इसके कारण आई है, तो मैं भी ऐसे मैं मरता क्या ना करता, वो वाली बात होती है। फिर वही होता ना कि अरे शायद इससे ठीक हो जाए, एक रे ऑफ होप नजर आती है हमें। लेकिन थेरेपी एक ऐसा काम करती है जिसको कहते हैं ना, वो एक रामबाण है हमारा जिंदगी इन बच्चों के लिए। अर्ली इंटरवेंशन इसीलिए बोला जाता है। उसमें डिपेंड करता है, आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी चाहिए, आपके बच्चे को ऑक्यूपेशनल चाहिए, आपके बच्चे को स्पेशल एजुकेशन चाहिए, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड थेरेपीज हैं। आप एक सेंटर चलाते हैं, आपको भी पता है कि जो OT वाला बच्चा है उसको स्पेशल एड की भी जरूरत पड़ती है, उसको स्पीच थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं इन एरियाज में वो लैक करता ही करता है। और जितनी जल्दी हम इन बच्चों को, अपने ये प्यारे बच्चों को इसमें डाल देंगे, उतनी जल्दी प्रोग्रेस करता है बच्चा। कहते हैं ना, नर्सरी में अगर ABCD सिखा दी जाए तो बड़े होके सेंटेंस पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी उसको। तो इसी तरीके से अगर हम छोटे होते ही इन बच्चों को थेरेपी सेंटर में ले जाएं एंड रेगुलर, ये नहीं कि आज आप हफ्ते में 1 दिन लेके चले गए फिर आप 15 दिन के लिए गायब हो गए, उसका कोई फायदा नहीं है। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग स्कूल से क्यों सीखी जाती है, फिर अपने गाड़ी पे क्यों हम प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि रेगुलरिटी इज द की। अगर आप इसी तरीके से अगर आप स्कूल नर्सरी में 1 दिन भेज दीजिए, 15 दिन ना भेजिए, तो आप देखिए वो बच्चा ABCD भी भूल चुका होगा अपना। बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बड़ा आसान होता है। बिल्कुल। तो ये थेरेपी सेंटर, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो थक जाते हैं। अगर हम थकने से पहले भी बात करें, थेरेपीज क्या असर करती हैं, अगर हम पॉइंट वाइज बात करें, क्या क्या आपके बेनिफिट करेगी बच्चे को, क्या क्या डेवलप करेगी? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल, फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल जो हमारी, जो अपनी तकलीफ बताना या अपनी जरूरत बताना, वो कैसे बताएगा? कम्युनिकेट करेगा तो बताएगा, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे जो हिलते डुलते रहते हैं, बिल्कुल बैठ नहीं सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होती है। तो ये ओटी जब हमारी हेल्प करती है, सेंसरी हेल्प थेरेपीज हेल्प करती हैं इसमें, इनमें वो काम करता है। अगर वो स्थिर ही होके नहीं बैठेगा बात को, तो वो आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, वो बात को सुनेगा ही नहीं है आपकी। तो ये थेरेपीज वहाँ हेल्प करती हैं आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना, आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाना, आपके अंदर जिसको कहते हैं ना एक अटेंशन पावर को बढ़ाना, एक सिटिंग टॉलरेंस बढ़ानी है आपकी, कि एक जगह पे बच्चा, आपने बहुत बच्चे देखे होंगे, खास करके हम ADHD वाले बच्चे देखते हैं, वो हिलते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो जब हम इनको भी थेरेपी की जरूरत है, इन बच्चों को भी थेरेपी की जरूरत है, जब वो थेरेपी इनको दी जाती है तो इससे इनकी सिटिंग टॉलरेंस ग्रेजुअली देख के बढ़नी शुरू हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, जब ये नॉर्मल स्कूल, जब हम स्कूलों में इनको डाल देते हैं, वहाँ थेरेपी नहीं ली होती, एज अ पेरेंट, अरे बच्चा शरारती है यार, ये तो हिलता रहता है डुलता, नहीं, ये हिलता डुलता नहीं है, रीजन है, उसको शौक थोड़ी है कि वो 4 बच्चे खड़े और वो लाइन से निकल के आगे चला जाता है। दैट मीन्स उसके अंदर एक टॉलरेंस पार ही नहीं है, एक सुनने और समझने की शक्ति नहीं है कि मैं बात को सुनूं समझूं। तो ये चीज़ें थेरेपी आपकी कम्युनिकेशन, आपके सेंसरी पावर्स को, आपके टॉलरेंस पावर, आपके बिहेवियर, जो कि अनटूवर्ड बिहेवियर, जो कि हम पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं, कई बच्चे आप देखा होगा हिटिंग करते हैं, थूक देते हैं, तो ये बिहेवियर जो है, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जब उनकी बात नहीं मानी जाती, खास करके जब हम ऑटिज्म वाले बच्चे, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नॉन वर्बल में बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत गंदा चिल्लाते हैं, क्योंकि जब वो एक्सेप्ट नहीं, आप सुन नहीं रहे ना उनको, और वो कुछ समझाना चाहते हैं, बट एज अ पेरेंट या एज अ लेमैन हमें समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कहना चाहता है। तो फिर ये चीज में जब वो शुरुआत में सेंटर आते हैं, आपने बहुत बारी देखा होगा, जब ये शुरुआत में सेंटर आते हैं, एकदम रॉ जिसको कहते हैं, ये बच्चे होते हैं कच्चा गड़ा, बिल्कुल, वो मोल्ड धीरे 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 करके जैसे जैसे थेरेपी लेते चले जाएंगे, ग्रेजुअली आप देखोगे, हम तभी कहते हैं ना इंटरवेंशन प्लान्स जो हम 3-3 महीने के बनाते हैं हम लोग, वो इसीलिए 3 महीने के बनाते हैं कि 3 महीने के अंदर एक शॉर्ट टर्म गोल्स ले लेते हैं हम लोग। उन गोल्स को जब हम अचीव कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो ओवर द ईयर, ये ईयर्स तक थेरेपी चलती है। ये आप ये कहें कि मैं 1 साल थेरेपी ले लूं, 2 साल थेरेपी ले लूं, नहीं। कब तक ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, मैं आपके पास थेरेपी कराने तो आ रही हूँ, मेरे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कब तक ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, मैम आपका बच्चा ठीक ही है। वो ठीक ही है, बच्चा ठीक है, आपको ठीक होना है, आपको एक्सेप्ट करना है इस चीज को कि बच्चे को इस समय जरूरत है मेरे। कभी हमने पूछा है कि अरे ये 12 साल तक स्कूल में क्यों पढ़ेगा, इतनी फीसें हम क्यों दें? Obviously, क्योंकि वो हमें जरूरत है। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो जरूरत है ना, अरे पढ़े बिना कैसे, इसको तो डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये थेरेपी उसकी जरूरत है, उसकी नीड है, क्योंकि ये एक एडेड उसकी पढ़ाई है, जिसके कारण वो जो सो कॉल्ड हमारे नॉर्मल स्कूल है उसमें वो एक्सेप्ट हो सके। Exactly. तो ये एक चेन है, ये एक पिलर है, जिसको कहते हैं ना, ये एक ब्रिज है। तो थेरेपी जितनी ज्यादा आप कराओगे, जब तक आपके थेरेपिस्ट को ना लगे अब आप आना कम कर दीजिए, या आप हफ्ते में 2 बार आइए, या 1 बार आइए, या 15 दिन में 1 बार आइए, थेरेपिस्ट खुद ही बात को बोल देगा। किसी थेरेपिस्ट को जरूरत नहीं होती कि वो अपने पास भीड़ इकट्ठी करके रखे और वो रोज 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 एक ही चीज सिखाए, बिल्कुल, वो किसी थेरेपिस्ट को जरूरत नहीं है। तो वो जो है, जब तक वो नहीं बोलते तब तक प्लीज एज अ पेरेंट हम लोगों को टच में, अपने थेरेपिस्ट, अपने डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट के टच में जरूर रहना चाहिए, और इन पेरेंट्स को काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहले आप सोल्यूशन पे आते हैं। पहले आपने कहा एक्सेप्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पागल नहीं, एक्सेप्टेंस करें कि इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल। और सेकंड चीज जो चैनलाइज हो सकती है, उसका सीधा सिंपल इलाज है थेरेपीज। थेरेपीज इज द ओनली ऑप्शन विच कैन क्रिएट योर बच्चा गुड, और चैनलाइज कर पाएगा, जिससे आपने बताया कम्युनिकेशन आ सकती है। अगर आप कोई बच्चे को सिखाना चाह रहे हो, उसकी कम्युनिकेशन डिफरेंट है, उसको चाइनीज आती है, लेट्स से उसको चाइनीज वाली आती है और हमें चाइनीज नहीं आती, तो हम कैसे समझाएं कि हिंदी बोलेंगे, ये करते जाए, ये कर ले, वो कर ले, वो सब नहीं समझेगा। तो थेरेपी इज अ लैंग्वेज इन विच यू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड। यस, वो आपको सिखा देगी कि किस तरीके से बच्चों को बिठाना है, उठाना है, रखवाना है, अपने चीजें करवानी है, एटलीस्ट वो सीख ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ये उससे कम्युनिकेशन आएगी। थेरेपी उसके बच्चे में न्यूरोलॉजिकल चेंज लेके आएगा, थेरेपी बच्चे में स्थिरता लेके आएगी, जिससे वो बच्चा इंप्रूव होने लग जाएगा, जिससे उस बच्चे की लाइफ चेंज होगी। अदर देन दैट झूठा पानी, चिड़े का पानी, बांग्ला साहिब और ये साहिब वो साहिब,
सॉरी फॉर द वर्ड्स बट आई एम जस्ट टेकिंग द नेम्स, कि ये सारे मंदिर, सारे मस्जिद अपनी जगह बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, मगर ये इनका इलाज नहीं है। उम्मीद कहते हैं ना हम, आप उम्मीद लेके जाते हैं, आप थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं तो ये उम्मीद से मत जाइए कि वो कोई जादू की छड़ी घुमा देगा और आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल एक फेरी टेल की लाइफ नहीं चल पड़ेगी। वो आपको एक तरीका बताएगा और उस तरीके से हम जब चलना शुरू करेंगे तो रास्ते अपने आप ही बन जाएंगे। रास्ते तो हिडन होते हैं हर किसी के, मुझे नहीं पता आगे जाके मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, ये तो मैं एक्सप्लोर करूंगी ना, तो एक्सप्लोर ही एक तरीका है। जब आप एक्सप्लोर करेंगे, आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और वो चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। एज अ पेरेंट हम, जैसे आप कहते हैं ना, बच्चा जब नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड में होता है तो एज अ पेरेंट हम भी अपनी बड़ी चीजें चेंज करते हैं। रात को लेट नहीं जाना, आज मेरे बच्चे का पेपर है, ये सब है, हम मदर घर में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना देते हैं। तो व्हाई नॉट विद आवर स्पेशल किड्स, व्हाई नॉट विद आवर चिल्ड्रन, विद द ब्यूटिफुल चिल्ड्रन? क्यों नहीं अपने अंदर चेंज ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। किचन में खड़े हुए मम्मी 10 चीजें उस बच्चे को सिखा सकती है। थोड़ी देर लगेगा सीखने में, लेकिन सीखेगा जरूर ये बच्चा। थोड़ी देर लगेगा सीखने में, सीखेगा जरूर। तो हम पेरेंट्स पे आते हैं। जब हमने शुरुआत में बात की थी, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड, इट इज़ मदर और पेरेंट। सो लास्ट इस मिलते इस जत्थे को बात करेंगे तो हम 7 साल लगा देंगे, बात करते करते लगा देंगे। मगर एक क्रिस्प इस टाइम बाउंड्रीज के अंदर बात करते हैं तो पेरेंट का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, पेरेंट का कितना रोल है? जिसमें 80% का आपके हिसाब से पेरेंट का रोल है या नहीं है? पेरेंट का मेरे हिसाब से 100% रोल है। पेरेंट्स नहीं, पूरी फैमिली, जिधर वो बच्चा रह रहा है, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग क्यों नहीं चाहिए साथ में? अगेन एक्सेप्टेंस, क्योंकि वहीं से तो एक्सेप्ट, उस बच्चे को नहीं पता कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। एक छोटा बच्चा जो कि डायग्नोस हो गया ऑटिज्म से या हेयरिंग लॉस से या विजन लॉस से, उसको नहीं पता कि मेरे को नजर नहीं आ रहा। उसके हिसाब से तो शायद यही जिंदगी है, नहीं सुन पा रहा तो यही जिंदगी है। वो तो बता ही नहीं पा रहा ना आपको, कह रहे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो। तो उसको लगा तो ये तो मेरी बॉडी का नॉर्मल पार्ट है। तो जब वो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम एज अ पेरेंट रोते रहते हैं, अरे ये क्या जिंदगी। उसको बेचारा बनाना बंद कर दीजिए। वो बेचारे नहीं हैं, ये बच्चे हमारे बेचारे नहीं हैं और आप आगे नहीं हो। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि एज अ पेरेंट मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मदर मानती हूँ। एग्जैक्टली। और आई वांट यू टू, आप दे बताएं कि आप पेरेंट बड़े ब्लेस्ड हो। बिल्कुल, एज अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल नीड चाइल्ड यू आर ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मीन्स भगवान ने शायद आप लोगों को चुना है इन बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों के लिए बहुत पेशेंस चाहिए पालने के लिए ना। और पेशेंस कैसे आएगी? उस बच्चे को नहीं पता ना मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली वो अपने टैंट्रम शो करेगा, गुस्सा खाएगा। आपकी बात जब उसको नहीं समझ आएगी या उसकी बात आपको समझ नहीं आएगी, तो वो टैंट्रम्स को हैंडल करने के लिए अपने अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना, अपने अंदर पेशेंस होनी चाहिए। उसके लिए आप हिम्मत छोड़ देंगे तो बच्चा तो ऑलरेडी हिम्मत हार चुका है अपनी। उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत है, पेरेंट्स की बहुत जरूरी। टाइम टू टाइम अपने काउंसलर, अपने साइकोलॉजिस्ट, जैसे कहते हैं थेरेपी के लिए आप पैसे देते हैं, तो प्लीज काउंसलर से भी मिलते रहिए। अपने लिए ये जरूरी है, क्योंकि अपनी एनर्जी भी हमने चैनलाइज करनी है। क्योंकि अगर आप ही डाउन हो जाओगे एज अ पेरेंट, तो उस बच्चे को चैनलाइज कौन करेगा? एग्जैक्टली। मैं अपने पेरेंट्स के सुपरस्टार्स के नाम लेना चाहूंगा इसमें, और लोगों को समझाना चाहूंगा कि वो सुपरस्टार्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियल एग्जांपल बताऊंगा। जो आपने बोला चैनलाइज करनी जरूरी है अपनी एनर्जी। पेरेंट्स कुछ ऐसे हमारे फाइटर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की लाइफ चेंज कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे यहाँ पर एक एकता जी आती हैं, उनके बच्चे का नाम कियान है। वो बच्चा बहुत ऑटिज्म में, हाई सीवियर ऑटिज्म में था। बहुत हाथ फेंकना, चिल्लाना, चीखना, उल्टी सी हरकतें करना, कम्युनिकेशन नहीं करना। उसकी मदर ने दिन रात एक लगा दी, जुनून आपने कहा, जिसे आपने लगाया। मैं यहाँ बेस एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे और जो श्रोता सुन रहे हैं वो समझ पाए, रिलेट कर पाए। दिन रात एक कर दिया, दिन रात वो आए गए, लेट हुए, कैसे भी उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के उस बच्चे पे लगा दी। उस टाइम के लिए पेन लिया उन्होंने, अपनी खुद की काउंसलिंग ली, थेरेपिस्ट से राइट डायरेक्शन ली और उसकी बात सुनी और थेरेपी लगातार लेते चलेगी। आज बच्चा ढंग से बोल नहीं पाता था, सब बात एक बोलते पैरेट बोलते हैं, पैरेट स्पीकिंग, मेरा नाम कियान है, तो वो करता है। हाँ एग्जैक्टली, वो बोलते मेरा नाम कियान, बस रिपीट करता था। नाउ ही कैन कस्टमाइज, वो बातों को कस्टमाइज कर लेता है। कियान आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
आप ही कर रहे हो सब कुछ, हम नहीं कहेंगे सुपर ह्यूमन बन गया, बट उसकी मदर ने, जब सब लोग बोल रहे थे बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उस बच्चे को कम्युनिकेशन में लेके आ गई है। वो मदर ही थी, बिल्कुल। उसकी मदर ने उसको लड़के झगड़ के पूरे परिवार से, मैं भी खत्म करूंगा इस चीज़ को, बताऊंगा मैं 3 लोगों के जरूर नाम लेने जिससे और लोग समझे। बहुत लड़ाई की, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत आए, अब जाके उस बच्चे में इंप्रूवमेंट आई। अब सब परिवार आसपास लोगों ने एक्सेप्टेंस अब कर जगह की है, करिए, सुना भी है और बोला वाओ आपने मेहनत की है। तब क्रेडिट लेने हर कोई आ जाता है। हाँ, ये बात सच्चाई है कि सेकंड बताऊंगा, हर कोई आता है। एग्जैक्टली, सब लोग आते हैं, अब आ रहे हैं। सेकंड, एक मदर जब ने पीछे बात की थी कि एक्सेप्टेंस नहीं होती और आपके बच्चे स्पेशल है तो आपको उसके लिए प्राउड फील होना चाहिए। हमारी एक मदर है, ये बच्ची आती शिकायना, उनकी मदर का नाम है रिचा। वो मैम ने सारे रिश्तेदारों को, जितने रिश्तेदार सब वैसे अच्छे हैं, उनके हस्बैंड भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी रिश्तेदार उनके आसपास वाले हैं सबको मेंटेन कर रखा है। अगर मेरी बच्ची को आप एक्सेप्ट करते हो तो प्लीज कम इन माय हाउस, नहीं करते हो तो मुझे बेचारा फील मत कराओ, बिल्कुल, प्लीज गो आउट फ्रॉम माय हाउस। उनको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कि मेरी बच्ची स्पेशल है, मेरे लिए अच्छी है, बेहतरीन है और मैं ब्लेस्ड हूँ। उन्होंने प्राउड फील कर रखा है। बिल्कुल, ये एक है ही प्राउड मूवमेंट। इस कारण से बच्ची अच्छी हो रही है, इस कारण से बच्ची, उस बच्ची को डायबिटीज है, छोटी सी बच्ची है, यहाँ पर एक वो हम लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंसुलिन लगाने के लिए, तो बच्ची को लगा हुआ है। अगर कोई चाहे तो बड़ा रोए धोए करे, मगर उसकी मदर ने क्या कर, रिचा मैम ने क्या कर रखा है कि जो बच्चे, जो लोग हमें अभागा फील कर रहे हैं, बेचारा फील करा रहे हैं, प्लीज गो आउट फ्रॉम माय हाउस, प्लीज गो आउट फ्रॉम माय जोन, उन्होंने प्राउड फील कर रखा है, तो जिससे बच्ची इंप्रूवमेंट आ रही है। थर्ड, एक मैम हमारे पास, आदिक की मदर है, एक आदिक बच्चा हमारे पास आता है, निधि मैम है। उन्होंने ये बात कही थी कि सर, वो टीचर है, सर आई एम ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड कि मुझे, कि इन बच्चों को इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, वी आर चूजन वन। I think they are not the special, चाहे we being a parent are special, because God has chosen us. मेरे हिसाब से भगवान ने हमें चुना, नहीं तो किसी को भी चुन सकता था ना इस चीज के लिए। मैं तो अपने आप को कहती हूँ, मेरी जर्नी की शुरुआत ही शायद, she came in my life for a reason, कि आज मुझे PhD की डिग्री मिली, नहीं तो शायद एक बुटीक चला रही होती, एक नॉर्मल, एक भीड़ में जिसको कहते हैं ना खोया हुआ इंसान होती। तो आज अगर उसके साथ रह के सीखा, बहुत कुछ सीखा, पेशेंस, एक्सेप्टेंस शायद उस बच्चे ने ही सिखाई मुझे, लाइफ में जीना उन्होंने सिखाया, और यही बच्चे हमें सिखाते हैं जीना। सो मुझे लगता है कि काउंसलिंग फॉर द पेरेंट्स, आप कभी मत सोचो, एज अ पेरेंट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, कभी मत सोचो कि ये बच्चे बेचारे, ये ऊपर वाले ने बहुत कुछ सोच के ही दिया होता है लाइफ में, तो दे विल डेफिनेटली हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, और ब्यूटीफुल जर्नी आपको बनानी है एज अ पेरेंट, उसके साथ रह के। पेशेंस से, थेरेपी से चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, यही एक कीवर्ड है, यही एक की मंत्रा है जिसको कहते हैं ना, पेशेंस, थेरेपी, लिसनिंग टू योर थेरेपिस्ट इज द सोर्स जिससे कि बच्चा इंप्रूव करेगा, एंड ग्रेजुअली बच्चा इंप्रूव करता है। जैसे आज मैं कह रही हूँ, मेरी बेटी ने इंप्रूव किया, मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने इंप्रूव किया, जिनके पेरेंट्स ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, एंड वी कैन सी जो स्पेशल, ऐसे ही थोड़े स्पेशल विंग्स बने हुए हैं, स्पेशल सेल्स हैं आज की डेट में, जॉब्स क्रिएट हैं इन लोगों के लिए। तो कुछ काम तो करते ही है ना ये, तभी तो जॉब्स क्रिएट हैं, या हमारी सरकार क्यों काम कर रही है इस चीज के ऊपर। सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग। अब हमने समझ लिया थेरेपी इज द ऑप्शन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑप्शन। लास्ट में हम जानना चाहेंगे आपके हिसाब से, यू द वेरी एक्सपीरियंस, आपने जिस टाइम, जिसको कोई अकल नहीं थी, पता नहीं था, उस टाइम लड़ झगड़ के अब थेरेपीज लेना स्टार्ट की 2002 में आसपास जी, अब अभी भी लड़ रहे हैं लोग, मेरे पास डेली लोग ऐसे आते हैं और वो बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल होता है। तो आपके एक्सपीरियंस से अब पेरेंट्स समझ में आ गया कि थेरेपी इज द ऑप्शन, पेशेंस इज द ऑप्शन, काउंसलिंग द ऑप्शन, एक्सेप्टेंस इज द ऑप्शन। अब इनको, अब ये होता है कि राइट थेरेपिस्ट कैसे हम चुने, ऐसे कोई पैरामीटर्स हैं आपके हिसाब से, कोई राइट थेरेपिस्ट की चुनने की पैरामीटर्स हैं, कोई है बताइए प्लीज। देखिए, ऐसा होता है कि थेरेपी, सबसे पहले तो एक रिनाउंड इंसान, जहाँ से रिनाउंड हमारी बॉडीज बनी हुई हैं, जैसे RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि लर्न इसके लिए हैं, या OT के सेंटर्स हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। जो भी आपका थेरेपिस्ट है, तो एज अ पेरेंट आपका ये लीगल राइट बनता है जानने का कि आपका थेरेपिस्ट कितना एजुकेटेड है, और द वे द पर्सन विल टॉक टू यू, जिस तरह से वो बात करेगा, एज अ पेरेंट हमें समझ आ जाती है।
इधर वो आरसीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं, आप एज अ पेरेंट बिल्कुल पूछ सकते हो उन लोगों से, क्योंकि आरसीआई में रजिस्ट्रेशन उन्हीं की होती है जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने जेन्युइन डिग्रीज ली हैं अपनी, जिन्होंने एक थॉरो प्रैक्टिस करके लिया है। ये नहीं कि हमने कोई ऑनलाइन ऐसा काम किया, कोई कोर्स कर लिया, नहीं। आरसीआई में जितने भी कोर्सेज हैं दे आर अ वेरी रेगुलर वन, जहाँ पे आपको रेगुलर एक्सपीरियंस दिया जाता है और ये सब। और सेंटर, जो उस सेंटर को चला रहा है, वो सेंटर चलाने वाला खुद एक नॉलेजेबल इंसान है कि नहीं है, ये एज अ पेरेंट हम लोगों को जानना जरूरी है। तो और खास करके उस जगह पे जाने की कोशिश करिए जहां पे पूरी एक टीम है काम करने की, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है, क्योंकि जब ये सिंक होके काम करते हैं exactly. मैंने शुरुआत में जैसे बोला कि ये सिंक है एक दूसरे के साथ, इंटर रिलेटेड है। आप ऑक्यूपेशनल एक जगह से करा रहे हो, स्पीच थेरेपी एक जगह से करा रहे हो, तो वो लिंक ही नहीं बनता। और अगर लिंक बनने की कोशिश भी होती है तो ईगो बहुत क्लैश हो जाती है कि हमने क्या। तो यहाँ पे जो हम IEPs बनाते हैं वो कम पूरी टीम बैठ के बनाती है। सो दैट इज द वन कि IEP बन रही है तो वो एक टीम जब बनाएगी तो उसका फायदा बच्चे को ज्यादा हो। मतलब फिर तो हम एलिजिबल है। हमारे हम एक हमारे हमने क्वेश्चन निकाला, हमने बैठ के निकाला, डिस्कस किया था। जो क्वेश्चन हमारा हमारी मूल थेरेपी का टीम का, हाँ जी, दैट इज कॉल्ड MTT। MTT स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, M स्टैंड्स फॉर मदरनेस। जो हमारे थेरेपी पे सेंटर पे आते हैं तो फर्स्ट आपके थेरेपिस्ट में मदरनेस इन सेंस केयर नहीं होगी, राइट। तो वी फर्स्ट स्टैंड फॉर मदरनेस, के केयर एक्सटेंड नहीं होगी तो बच्चा कुछ नहीं इंप्रूव करेगा। सेकंड, टाइम, कि हम उस पर टाइम नहीं देंगे, उसको मदरनेस के साथ हम समय नहीं दे रहे, कुछ इंप्रूव होगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्निक। लोग टेक्निक पे रह जाते हैं और टेक्निक को बड़ा मानते, भगवान मांगते हैं। हाँ। तो अब हमारी टीम में क्या है, MTT, जिसमें मदरनेस, टाइम एंड टेक्निक। टाइम भी लगा रहे हैं, टेक्निक, राइट टेक्निक लगा रहे हैं, और लास्ट में आपकी अच्छी एनर्जी, अंदर से भाव कि इस बच्चे को मुझे इंप्रूव करना है, तो बच्चा इंप्रूव होगा। बिल्कुल, जब आप उस नियत से बैठते हैं ना कराने के लिए, तो नियत इज नॉट। आप अगर उसी नियत से पहले ही हम चले गए, अरे यार मुझे तो 45 मिनट्स बिताने हैं अपने इस बच्चे के साथ, मैं खाली बैठ के बिता दूं, वो बच्चा तो बाहर जाके किसी को नहीं बता पाएगा। बिल्कुल। लेकिन आपका बच्चे का बिहेवियर बता देगा कि उसने अंदर थेरेपिस्ट ने क्या काम किया और क्या नहीं किया। Exactly. तो एज अ पेरेंट अपने थेरेपिस्ट के साथ प्रॉपर टच में रहें ताकि पता कर सकें कि बच्चे को अब इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत है, या आपने घर में उस थेरेपिस्ट, अगर थेरेपिस्ट काम कर रहा है तो वो आपको जरूर बताएगा, गाइडेंस प्रॉपर देगा। तो जो जेन्युइन थेरेपिस्ट होंगे वो पेरेंट्स को लूप में लेके चलते हैं हमेशा, और जो जेन्युइन नहीं होंगे वो फिर अपना सिर्फ काम करेंगे। 45 मिनट दे दिए जी, हो गया काम मेरा, गाड़ी आपकी सर्विस हो गई है, जाइए। जो थेरेपिस्ट होगा वो लूप में, जो सेंटर होगा वो पेरेंट्स को लूप में लेके चलेगा, तो वही आप थेरेपिस्ट देखेंगे, वही बच्चा इंप्रूव करता है, क्योंकि इसमें एक चेन रिएक्शन है, एक के साथ एक टीम एफर्ट है। ये पूरा टीम है जिसमें पेरेंट्स का तो पूरा 110% रोल है। ठीक है, हम लास्ट अभी इस दायरे में, इस पैरामीटर दायरे में, जब मैंने कहा बहुत दायरा लंबा हो सकता है, हम 7 साल बात कर सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अब लास्ट में व्हाट इज योर मैसेज फॉर द पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, आई विल से पेरेंट्स और सोसाइटी के लिए, कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ चुनिंदा मैसेज जिनसे उनको उद्धार हो? मैं एक ही चीज राहुल जी बोलना चाहती हूँ एंड में, कि एक्सेप्ट योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड द वे द चाइल्ड इज। वाह। उसको मानो कि वो आप ही का हिस्सा है और इसी को ही इम्प्रूव करना है। अब वो कैसे करना है, जब आपने एक्सेप्टेंस ला ली तो जितने मर्जी हर्डल्स आ जाए लाइफ में, आप पास कर ही जाओगे उन हर्डल्स को। मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, एक्सेप्ट कर लो इन बच्चों को, इनको ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड का पार्ट बन जाओ आप, सब कुछ ठीक हो जाए। वाह। अब आपका विजन क्या है? हम जिस फर्म के साथ जुड़ रहे हो, आप खुद काम करो, आपका विजन क्या है फॉर द लाइफ, दिस लाइफ? मैं ये चाहती हूँ कि मैं जितने एंड तक काम कर सकूँ। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, भगवान ने शायद मुझे एक औलाद दी थी, मैंने और कितनी अडॉप्ट कर ली है सब, और मैं मरते दम तक इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ, टिल द टाइम आई एम अलाइव, मेरी लाइफ जितनी है। तो मेरा विजन यही है कि मैं शायद आने वाले टाइम में अपना एक सेंटर खोलूं, जहाँ पे मैं अपने साथ और थेरेपिस्ट को लेके अपने एक्सपीरियंस से और पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकूं। तो आज हमने सीखा मैम ये, अब इस चीज़ों में, कि कैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड पागल नहीं होते, कैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए आपके पास स्पेशल नीड, ये कोई अलग चीज़ नहीं होती, आपका नॉर्मल, इनका नॉर्मल साथ में अलग अलग मैच करता है। कैसे एक्सेप्टेंस से, कैसे थेरेपी से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी,
कैसे आपको फाइट कर करके इनके पास आना पड़ेगा, रेगुलर काउंसलिंग अपनी भी लेनी पड़ेगी कि ये बच्चा नहीं है, ये आप भी हो। थेरेपी इज नॉट अ बिजनेस ऑफ ओनली बच्चा, थेरेपी इज अ बिजनेस ऑफ यू ऑल्सो। यस, कि हमने सीखा कि ये सारी ओवरऑल प्रैक्टिस, ये मतलब ये ओवरऑल चीज़ें लगातार करनी पड़ेगी। जब तक आपका थेरेपिस्ट ये ना कह दे कि आपको अभी क्लासेस कम कर दो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें इंप्रूव होने जाएंगी। और हमने ये भी सीखा कि थेरेपी इज़ द ओनली ऑप्शन। घड़े का पानी, यहाँ का पानी, वहाँ बाहर दूर दुबई में चले गए वहाँ पानी, राजस्थान का पानी कुछ काम नहीं आएगा, थेरेपी काम आएगी। तो इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए, लिखिए, पढ़िए, बार बार सुनिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से ही काम होगा। देख लिया और छोड़ दिया, उससे कुछ काम नहीं होगा। इम्प्लीमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कुछ क्वेश्चन हो, मैं आपका बिल्कुल आंसर करेंगे, हम आप आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। इम्प्लीमेंट कीजिए, लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू।